बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक बार और मौका मिल रहा है आप लोगों से। बल्कि धन्यवाद आपका कि इतना स्टडी करने के बाद में वो ज्ञान आप हम लोगों के बीच में बांटें। अ, मतलब आनंद मेरा है और संपूर्ण आनंद की परिस्थिति में मैं हूँ। तो नानाजी देशमुख पुस्तकालय के संरक्षण में हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये ज्योतिष की चर्चा निकली थी हमारी पिछली चर्चा पिछली में। चर्चा और उसकी चर्चा इसलिए निकली थी कि क्या वजह है कि भारत अंक की उत्पत्ति भारत में, और क्योंकि अंक की उत्पत्ति भारत में हुई तो और कहीं और नहीं हुई, तो प्रश्न ये उठा कि इस ज्ञान को हम कहाँ परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं, उसके सबसे पुराने प्रमाण क्या हैं और क्या वो प्रमाण आज भी वैलिड है। और यहाँ से प्रश्न उठा कि ज्योतिष को हमें देखने की ज़रूरत है जैसी कि हमारी परंपरा देखने की रही है। आज जिस तरीके से हम ज्योतिष देख रहे हैं वो परंपरा का एक हिस्सा मात्र है, लेकिन वो संपूर्ण परंपरा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उसके बाद ही ये निष्कर्ष बना कि क्यों ना इसके ऊपर एक और सेशन हो। तो जैसे कि भाई साहब आपने कहा कि आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या हम अपने पारंपरिक साहित्य को, वैदिक शास्त्र को और उससे जुड़े हुए ज्ञान को देख सकते हैं क्या। और जैसे ही हम उस पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ करने की आवश्यकता पड़ जाती है, वो है कंपैरेटिव असेसमेंट। और पिछले 2 सेशंस में हमने लगातार कंपैरेटिव असेसमेंट किया है, वेस्ट वर्सेस हमारा। तो आज भी वो सेम पद्धति हम अपनाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हमारा पॉइंट ऑफ अटेंशन रहेगा साइंस, और साइंस में भी खास तौर पे गणित एंड एस्ट्रोनॉमी। तो एक छोटा सा हिस्सा हम कंपैरेटिव असेसमेंट में लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ज्योतिष के ऊपर आ जाएंगे। और ज्योतिष में एक तो आज जो प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको फलित ज्योतिष कहते हैं, और ज्योतिष गणित का इस्तेमाल या उसके ऊपर शोध अभी बहुत सारा नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सेशन में ये प्रूव करना चाहूँगा कि क्यों ज्योतिष के ऊपर रिसर्च बिल्कुल वैसे करने की ज़रूरत है जैसे कि आज मास्टर्स इन मैथमेटिक्स किया जाता है या पीएचडी इन मैथमेटिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिव असेसमेंट में। तो पिछली बार मैंने एक बुक से रेफरेंस लिया था, आज भी मैं 2-3 लाइन आदरणीय सप्रे जी मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ से। हाँ, और जिसके आधार से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ये एक हार्वर्ड क्लासिक्स है, पिछली बार भी मैंने इसी तरीके की एक किताब का रेफरेंस लिया था। आज ये हार्वर्ड क्लासिक्स में ये चैप्टर है नेचुरल साइंस के ऊपर, जिसको के लिखा है प्रोफेसर लॉरेंस जे हेंडरसन ने। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो देखने में लगेगा प्रथम दृष्टया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों ही वैलिड हैं। इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो ये कह रहे हैं, एंशियंट साइंस वॉज इन ग्रेट पार्ट स्टेराइल, यानी कि प्राचीन विज्ञान जो है वो बड़ी काफ़ी हद तक वो बांझ यानी स्टेराइल था, यानी बहुत कुछ उसमें से निकल नहीं रहा था। और ये एंशियंट साइंस, किस एंशियंट साइंस की बात कर रहे हैं? ये वेस्टर्न एंशियंट साइंस की बात कर रहे हैं। और इसके आगे ये कह रहे हैं कि मॉडर्न साइंस इज़ नाउ द प्रिंसिपल एजेंट इन सोशल एवोल्यूशन, यानी कि आधुनिक विज्ञान जो है आज वो एक मेजर नेतृत्व निभा रहा है सामाजिक एवोल्यूशन में। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों वेस्टर्न एंशियंट साइंस स्टेराइल था और क्या वजह है कि मॉडर्न साइंस आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल एवोल्यूशन का एजेंट बना हुआ है। इस क्वेश्चन से ही हम अपनी चर्चा को आगे शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका जो दूसरा स्टेटमेंट है,
ये कह रहे हैं इट वॉज नॉट सो मच द एरर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड एज द एरर्स ऑफ मिडल एजेस in interpretation of ancient world which actually held back science during the first centuries of Renaissance। इसका मतलब ये है कि पाश्चात्य दुनिया में जो कुछ भी सोचा समझा गया उसमें उतनी त्रुटि नहीं थी जितनी की त्रुटि मध्यकालीन के लोगों के इंटरप्रिटेशन में थी, और उस गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जो है पूरा साइंटिफिक थॉट का डेवलपमेंट लेट हुआ। और यही वजह है कि आप 16वीं शताब्दी से आकर के नेचुरल साइंसेज और ओवरऑल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हर तरीके का जो डेवलपमेंट हमने देखा है वो 16th सेंचुरी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ दो बातें हैं और इन दोनों बातों का हमें अपने सोच और विचार में उपयोग करने की आवश्यकता है। पहली बात ये है कि क्यों वेस्टर्न साइंटिस्ट्स को भी लग रहा है कि एंशियंट वेस्टर्न साइंस स्टेराइल था, और क्यों दुनिया भर में, भारत में भी ये देखने को मिल रहा है कि मध्यकालीन भारत के बाद की जो विचारधारा रही है उसका इंटरप्रिटेशन जो हमारी पारंपरिक विचारधारा की रही है वो कहीं ना कहीं या तो अधूरी रही है या बहुत ज़्यादा गलत रही है। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने एंशियंट ट्रेडिशन का इंटरप्रिटेशन सही करें। नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं, और उस आंसर को देने के लिए मुझे 5-7 मिनट का एक बैकग्राउंड बिल्ड करना पड़ेगा, और जो कि वेस्टर्न साइंस के ऊपर। तो पाश्चात्य विज्ञान की परंपरा को अगर हम देखते हैं तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम मानेंगे टोलेमी से। टोलेमी नाम के एक फिलोसोफर हुए वेस्ट में, मेडिटरेनियन ओशन, मेडिटरेनियन सी के आसपास, इटली, ग्रीस के इलाके में। इनका ये कहना था कि धरती बीच में है और इसके चारों तरफ सूरज घूम रहा है, और ये चलता रहा आपके मिडल एजेस तक, जब तक कि मॉडर्न वर्ल्ड नहीं, मॉडर्न साइंस की शुरुआत नहीं हुई। 15th सेंचुरी में कोपरनिकस नाम के पॉलिश एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को पलट दिया। वो क्या कह रहे हैं कि भाई धरती सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, बल्कि सूरज वो है जिसकी धुरी के इर्द गिर्द आपका धरती और चंद्रमा और सबके सब घूम रहे हैं। कोपरनिकस के बाद आते हैं केपलर्स, क्योंकि केपलर्स के पहले जब घूम रही है कोई चीज़ तो घूमने का उसका शेप साइज़ क्या होगा। तो इसमें ये पुराने साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि भाई साइक्लिकल शेप में मूवमेंट है, और ये एपीसाइक्लिक है, यानी कि एक साइकिल के ऊपर दूसरा साइकिल के ऊपर तीसरा साइकिल, और ये ओवरलैपिंग साइकिल्स में ये सारे के सारे मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो प्लानिटरी मूवमेंट हो, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हमारे धरती पे भी अगर दिख रहा है तो भी। केपलर के आने के बाद एपी साइकिल्स को छोड़ करके एपिलिप्टिक मेथड को उन्होंने अपनाया कि एपिसाइकिल्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो मूवमेंट है प्लानिटरी बॉडीज़ का, हेवनली बॉडीज़ का, वो मूवमेंट जो है एपिलिप्टिक है, यानी कि वो एक्चुअल सर्कल नहीं है। वो सर्कल ऐसा है कि वो हॉरिजॉन्टल में ऐसे लंबा जाएगा और तो एक रग्बी के बॉल की तरीके से उसका शेप होगा। कोपरनिकस और केपलर नहीं होते तो गलीलियो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते। गलीलियो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मास के जो कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया न्यूटन ने, जिसको हम न्यूटन्स 3 लॉज के नाम पे भी जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे 3 लॉज तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो बेसिकली 3 लॉज बताना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को कैसे अलग अलग परिस्थिति में ये दोनों कंजर्व करते हैं, और इसी में से क्योंकि एनर्जी का इसका डायरेक्टली कोरिलेशन है, तो देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट उठता है।
न्यूटन से ही आपका क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट हेवनली बॉडीज से लेकर के आपके हमारे यहाँ पे आपने तीर चलाया है तो कितनी ताकत से चलाया है, कितनी दूर जाएगा, उसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इस कैलकुलेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो आदरणीय सप्रे जी, यहाँ मेरा सेशन शुरू होता है। बेसिकली न्यूटन के साथ कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक प्रश्न उठा कि क्या भूत और भविष्य को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि यहाँ ये प्रश्न ये नहीं हो रहा है कि आप अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बोलें कि कल को ये हो जाएगा, परसों को ये हो जाएगा, कल ये हुआ था इत्यादि। उसके पीछे हार्ड कोर गणित उपयोग करके क्या ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या होगा, किसके बनस्पत? तो हेवनली बॉडीज के बनस्पत। उसका ज्योतिष से क्या लिंक है मैं अभी कनेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में साइंटिफिक ज्योतिष की शुरुआत कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से हो रही है। और यहाँ पे प्रिंकिपिया मैथमेटिका, जिसमें कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का मेथड दिया है न्यूटन ने, और न्यूटन के पैरेलल लाइबनिट्ज नाम के एक और जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि उस कैलकुलस का जन्म दिया जिसको आज हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो बेसिकली डिवाई बाई डी एक्स क्या, कि किसी भी इनफाइनाइट सी चीज़ को इन्फिनिटली स्मॉल सी चीज़ में तोड़ दें, और उस इन्फिनिटली स्मॉल सी चीज़ को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो वो इंटीग्रल कैलकुलस होगा, अगर हम उसको मल्टीपल टाइम्स तोड़ते चले जाएं तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में आज के यूनिवर्स के मूवमेंट को देख करके, आज के उसके पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हुए जा सकते हैं। कहाँ तक? वहाँ तक जब बिग बैंग हुआ, जब ब्लैक होल की शुरुआत हुई। सो यू आर गोइंग बैक इनटू द पास्ट and trying to ascertain everything that has actually happened as a proof in this universe. So how is this sun made? How did this earth come into creation, and so on and so forth. And similarly, आज के पोजीशन को देखते हुए हम ये फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्लैनेट फ्यूचर में इसकी रूपरेखा क्या हो सकती है, सूरज की रूपरेखा भविष्य में क्या हो सकती है। आज हम साइंटिफिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 बिलियन साल यानी कि 5 बिलियन ईयर्स के बाद, 500 करोड़ वर्ष के बाद, ये जो सूर्य हमें जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं, ये नेबुला बन करके एनीथिंग कैन हैपन। और अगर ऐसा हुआ तो इसके इर्द गिर्द ये जो पूरा का पूरा सृष्टि, जो इस कायनात जो इसके इर्द गिर्द चल रही है, उसका क्या हश्र हो सकता है, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज साइंटिफिक एसिमुलेशन से इसको हम बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए तो हम इसको वीडियोग्राफ कर सकते हैं। ये सब कुछ हम 17वीं सेंचुरी तक अचीव कर रहे हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स को एक तरीके से रिप्लेस और बोर तक के लोगों, और क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्वांटम मैकेनिक्स में टोटली अप्लाई नहीं होते। अब ये हमारा मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम को अगर एक लेमैन के टर्म्स में हम उसके विकास को हम देखें तो मोटा मोटा वो विकास आज ये है। अब वहीं अगर हम अपने साहित्य में जाते हैं तो जैसे पिछले 2 सेशंस में भी हमने देखा कि रामायण, चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो गीता हो, महाभारत हो, हमें कई ऐसे श्लोक, कई ऐसे मंत्र मिल जाते हैं जिसको देख करके हमारा मन ये करता है सोचने के लिए कि ये सिर्फ कथा के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, इसमें कोई गूढ़ बात भी है। वो गूढ़ बात कहीं ना कहीं विज्ञान से भी ताल्लुक रखती है। एक मंत्र मैं आपको ऋग्वेद का यहाँ पे
कोट करना चाहूँगा और इस ऋग्वेद के मंत्र को कोट करने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गणित न्यूटन के टाइम पीरियड पे जिस गणित की चर्चा हो रही है, उस ज्ञान विज्ञान का एप्लीकेशन कैसे हमें ज्योतिष में नज़र आता है और क्यों ज्योतिष को हमें और सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और ये है यम वै सूर्यम स्वर भानुस्त मसा विद्यादासुरः। फिर से एक बार बोलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मैंने इसको अपने पास लिखा भी है। यम वै सूर्यः, यम वै सूर्यः स्वर भानुस्तं सा विद्यादासुरः। स्वर भानुस्तं, स्वर भानु, स्वर भानु जो शब्द है इसका अर्थ है राहु। अच्छा। सूर्य को इन्वेलप कर लेने वाला स्वर भानु बार बार एनवेलप करता रहेगा, लगातार एनवेलप करता रहेगा और लगातार सूर्य देवता उससे बाहर आते भी रहेंगे और ये चलता ही रहेगा, ये क्रम कभी टूटेगा ही नहीं। अच्छा, वेद के बारे में मैं अपनी अंदर से मैं अपना एक अनुभव बताऊं कि अमूमन जिस तरीके से मंत्र हैं उतने सिंपलिस्टिक नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे कि नॉर्मली साहित्य को पढ़ने वाला देखता है, यहाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वेद, उपनिषद, गीता ऐसे ग्रंथ हैं जो कि पढ़ने वाले को देख रहे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें अगर ग्रंथ आपको देख रहा है तो आपकी परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को अनुभव के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो रामायण को एक आम नारी या पुरुष एक कथा के तौर पर देखते हुए चला जा सकता है, लेकिन ज्ञान मार्गीय व्यक्ति जो है उसको एक साइंटिफिक तौर तरीके से देख सकता है। अब जब मैं इस मंत्र को देख रहा हूँ तो मैं एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के तौर पे इस चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, मेरे दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा है कि स्वर भानु राहु का को कॉन्सेप्चुलाइज करना। राहु मतलब ग्रह है, लेकिन ग्रह ऐसा जो कि फिजिकल नहीं है। तो हमारे ज्योतिष में 7 फिजिकल ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, एक राहु है, एक केतु है। बेसिकली ये क्या है कि धरती, सूरज और चंद्रमा के आपके मोशंस जहाँ पे इंटरट्वाइन करते हैं, उस नॉर्थ मून के उत्तरी हिस्से के वो इंटरट्वाइनिंग पोर्शन जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मोशंस आपस में एक तरीके से वेन डायग्राम जैसा बना रहे हैं, इंटरकट कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस छाया को राहु कहा जा रहा है और सदर्न पोर्शन को केतु कहा जा रहा है। अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग ऋग्वेद में दिख रही है तो वाजिब है हेवनली बॉडीज़ की समझ होगी उनमें, तभी वो इस बात की चर्चा कर पा रहे हैं। तो अगर चर्चा कर पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? और न्यूटन के या कोपरनिकस के आने से पहले वेस्टर्न साइंस चर्चा नहीं कर पा रहा है या बहुत परिपक्व नहीं हो पा रहा है, तो उसकी क्या वजह? और यहाँ दोनों की वजह एक है, और वो एक वजह ये है अंक। वेस्टर्न स्कूल ऑफ साइंटिफिक थॉट में अगर हम देखें तो चाहे आर्किमिडीज़ हों, चाहे पाइथागोरस हों, चाहे कूलम्स हों जिन्होंने कूलम्स लॉ दिया, चाहे टोलेमी हों, ये सारे के सारे लोग जिस भी गणित को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अंक के आधार पर नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा आज भी हम जो है 1 2 3 4 मतलब ये V के आगे ऐसे लगाते हैं, 5 मतलब ये 6, रोमन स्क्रिप्ट में गणित चल रही थी।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप रोमन स्क्रिप्ट में गणित चलाते हैं, आप ज्योमेट्री तो कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशंस को आप एक लेवल के बाद उसको नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे ज्योमेट्री को अलजेब्रा के साथ फ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। वो इसका मतलब है कि साइंस अगला कदम नहीं उठा सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है, 13वीं शताब्दी में इब्ने सानी 10th 11th सेंचुरी में पर्शिया में है, जो कि हिंदू न्यूमरल सिस्टम को, जो कि हमारे सनातन पद्धति में हमारा जो नंबर सिस्टम है, उसको भारत से लिया इब्ने सानी ने, जिसको उसने कहा हिंदू न्यूमरल। अरेबियंस ने जब उसको उठाया तो वो हिंदू अरबिक हो गया, और अरेबिया से जब वो मूव हुआ है ग्रीस और रोम में, और वहाँ से जो वो मूव हुआ है वेस्ट यूरोपियन सिस्टम में, तो वो मूव होते होते तक टाइम आया 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी से पहले 1 2 3 4 9 लेटर्स तक, 0 डेसिमल सिस्टम यानी कि डिवीजन, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में नहीं था। 11th सेंचुरी में आना शुरू हुआ है, करीब 300 साल लगे हैं वेस्ट में इस नंबर सिस्टम को परकुलेट होते हुए। जैसे ही ये परकुलेट हुआ है, और 300 वर्षों के अंदर अंदर आप डिफरेंस देखिए कि आपके ओल्डर ट्रेडिशंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो गया। टॉलेमी के ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया, कोपरनिकस ने डिस्प्रूव किया, केपलर ने कुछ और प्रूव किया, न्यूटन ने, गलीलियो ने उसको और आगे बढ़ाया। किस कारण से? अंक गणित का इस्तेमाल करने की वजह से। ऋग्वेद में स्वर भानु की चर्चा हो पा रही है, ये प्रमाण है कि अंक गणित को बहुत ही हायर लेवल पे भारतवर्ष में प्रैक्टिस किया जा रहा है, ऋग्वेद के संकलन से कहीं बहुत पहले। अब इसका अर्थ क्या हुआ? 2 चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उन्हें तो बहुत सहज तौर पे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहे हैं उनको भी मैं समझाने की एक तरीके से कोशिश करता हूँ। 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज्योमेट्री यानी कि स्पेस। के लिए चाय लिया, दूध वाली लिया। मैं अपना पानी का बॉटल देख रहा था, मैंने कहीं रख दिया ये रहा। तो मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ें, एक स्पेस यानी मेजरमेंट, और दूसरा कैलकुलेशन यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा और मेजरमेंट को एक तरीके से फ्यूज़ करना। पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आखिर वो क्या वजह हो गई कि इस अंक गणित को भारत में प्रैक्टिस करना पड़ा। तो उसकी वजह जो है वो ये है कि आप इमेजिन कीजिए, आज से हजारों वर्ष पहले भारत में कोई रात के समय सोते वक्त चांद तारों से भरा हुआ आकाश देख रहा हो, और कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि आकाश में कुछ नहीं दिख रहा, अमावस्या का समय है, और ऐसे अंधेरी रात में उसने कहीं से देखा हो कोई एक चीज़ जलती चलती हुई आ रही है, और कुछ दूर चलने के बाद वो वापस से अंधकार में विलीन हो गई, बुझ गई। तो उसके मन में प्रश्न आया होगा कि ये क्या है जो चला, तो चलने से पहले ये कहाँ था, और कहाँ जाकर ये टर्मिनेट हुआ, और ये प्रकाश क्यों दे रहा है, जल क्यों? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उस वक्त किसी ने सोचा होगा, और उसके ऊपर कुछ उसने समझने की कोशिश की होगी, जिसको न्यूटन के टाइम पीरियड पे समझने की कोशिश की जा रही है 2 वर्ड्स से। एक वर्ड है कि किसी भी चीज़ की वेलोसिटी क्या है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, यानी कि रेट ऑफ एक्सेलरेशन।
यानी कि चेंज इन स्पीड इज गिविंग अस वेलोसिटी, यानी कि बेसिकली हमें स्पीड पता चल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी विच इज़ बेसिकली चेंज इन स्पीड। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी में ही लगातार चेंज हो रहा है तो यानी कि उसके पोजीशन में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यानी कि न्यूटन के बाद जो दुनिया ने सीखा वो ये सीखा कि एक ही टाइम पीरियड पे एक ही समय में किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी का पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों हम नाप सकते हैं। जब तक आप ये दोनों नाप नहीं पाएंगे तब तक आप ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, धरती के इर्द गिर्द कौन घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो न्यूटन के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिल रहा है, ये स्वरभानु शब्द मात्र के इस्तेमाल से मुझे बाध्य होना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि पोजीशन यानी रेट ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को ज्योतिष में समझने की कोशिश की गई है, इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम में समझने की कोशिश की गई है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो हम उस ज्योतिष सिस्टम की स्थापना नहीं कर पाते जिस ज्योतिष सिस्टम को आज हम देख पा रहे हैं। तो वो ज्योतिष सिस्टम क्या है, इसको देखने के लिए अब हमें ज्योतिष में एंटर करना पड़ेगा। तो आपकी आज्ञा हो अगर आदरणीय, तो अब हम ज्योतिष में थोड़ा सा एंटर करेंगे। थोड़ा सा पूरा ही एंटर करना पड़ेगा। हाँ, पूरा एंटर करने, ब्रीफली चलते हैं उस पर। तो ज्योतिष शब्द का अर्थ हो रहा है ज्योति प्लस श। इसको इंग्लिश में अगर हम कहें इटर्नल लाइट या द मोस्ट एक्सीलेंट लाइट, एक ऐसी ज्योति जो इटर्नल है और जो बेस्ट है। अब यहाँ ज्योति से अर्थ दिमाग की ज्योति की बात हो रही है, समझ और चिंतन की बात हो रही है। ज्योतिष को जो एक्चुअल शब्द है जिससे हम जानते हैं वो शब्द है अहोरात्रि। अहा का मतलब होता है भोर और रात्रि का मतलब रात्रि। जब ये दोनों शब्द एक साथ मिल गए तो ये बन गया अहोरात्रि। अब आगे चलते चलते अहोरात्रि का अ पीछे कहीं छूट गया बोलचाल में और रात्रि कहीं छूट गई बोलचाल में और बच गया सिर्फ होरा। और आज जो आप ज्योतिष लोगों से बातचीत करेंगे तो वो बार बार आपके सामने कोट करेंगे होरा शास्त्र। होरा शास्त्र बेसिकली अहोरात्रि शास्त्र है और ये ज्योतिष के संपूर्ण शास्त्र को एक नाम से व्यक्त करने की परिकल्पना है। अब इसमें बेसिकली 3 अंग हैं। पहला अंग है सिद्धांत, जिसमें दृग गणित की बात हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृग गणित यानी कि फिजिकल एस्ट्रोनॉमी। फिजिकल एस्ट्रोनॉमी का उपयोग किया जा रहा है प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या प्रिडिक्ट करने के लिए? वेदर की कौन से दिन तारीख से सर्दी शुरू होगी, किस दिन तारीख को कहाँ बारिश शुरू हो जाएगी, कब बारिश खत्म हो जाएगी, अर्थक्वेक कहाँ आएगा, भूकंप कहाँ आएगा। इस तरीके की चीज़ों को प्रिडिक्ट करने का एक मेथडोलॉजी दृग गणित, जो कि सिद्धांत का एक हिस्सा है। आज सिद्धांत के ऊपर बहुत चर्चा नहीं होती है और मेरी आशा है कि जैसे मैथमेटिक्स या मॉडर्न मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च होता है, दिग गणित के ऊपर रिसर्च होना अनिवार्य है। क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, ये एक अचरज का प्रश्न है। अगर कहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो लाइट में नहीं। वैदिक गणित के ऊपर चर्चा हो रही है। अच्छा, हाँ, वैदिक गणित तो ऐसे है जैसे कि एक मेथड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स।
हम एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। अब हम वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको एडवांस्ड लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो दृग गणित में मेथड तो वैदिक का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन जिस विषय को डील कर रहा है, आज हम अर्थक्वेक या वेदर फोरकास्टिंग या इस तरीके की जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो हम वेस्टर्न मेथडोलॉजी से कर रहे हैं। क्या हम दृग गणित का इस्तेमाल करके उसको फोरकास्टिंग को करके दोनों को पैरेलली करते हुए क्या आज हम ये प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड अफेयर्स में कि भाई एक सिस्टम प्रेडिक्शन का ये है, एक सिस्टम ये भी है जो बहुत पहले से रहा है, एंड सी इट इज़ ऑल्सो यील्डिंग फ्रूट्स, नथिंग लेस देन एनीथिंग एल्स। मेरी मंशा इस तरफ है। दूसरा हिस्सा है सिद्धांत के अलावा संहिता। संहिता में मेदिनी ज्योतिष और मुहूर्त और इस तरीके की चीज़ें हैं। मेदिनी ज्योतिष खास तौर पे एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकल एस्ट्रोनॉमी यानी सिद्धांत दृग गणित से बहुत सारा नॉलेज लेकर के प्रिडिक्शन मेथडोलॉजी को और ज़्यादा पुख्ता कर रहा है। तो दृग गणित समझेंगे तब वैदिक गणित समझेंगे तब तो दृग गणित समझ में आएगा, दृग गणित समझेंगे तब तो मेदिनी ज्योतिष समझ में आएगा, क्योंकि दृग गणित मतलब फिजिकल एस्ट्रोनॉमी से आप आएंगे प्रिडिक्शन के ऊपर। और तीसरा हिस्सा है होरा, जिसमें जन्म लेने वाला जातक उसके पुराने जन्मों के कर्म के आधार पर मौजूदा जीवन में उसकी जीवन परिस्थिति कैसी है, जब तक कि वो अपने माँ बाप के या अपने परिवार के अधीन है। जब वो खुद कर्म करने लग जाता है तब उसकी परिस्थिति कैसी बनती है, उसका आचरण कैसा होता है, और अपने भविष्य के जीवन के लिए उसने अपना आचरण कैसा बना रखा है ताकि वो अगले जीवन में, अगले योनि में वो उसको इनहेरिट करे। इसके ऊपर चर्चा हो रही है। दूसरी चर्चा हो रही है प्रश्न। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, होरा शास्त्र का कहना है कि ज्योतिष के साइंटिफिक एवैल्यूएशन के माध्यम से, उनके फॉर्मूलाज का सही इस्तेमाल करने के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो उत्तर सही होगा। ये बहुत बड़ा, ये मतलब इम्पॉसिबल सा लगने वाला कमिटमेंट है किसी एक सब्जेक्ट का। तो अगर आदरणीय सप्रे जी, आपकी कुंडली अगर मुझे पता है तो आपके माध्यम से आपकी माँ के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपके मामा के बारे में, आपकी गैया के बारे में, आपके कुत्ते के बारे में, आपके घर में चोरी हो गई हो तो किसने चोरी की, चोरी करने के बाद वो किस दिशा में गया होगा, ये सारे प्रश्न भी इनको उत्तर देने की चेष्टा की गई है और ये सारा साहित्य में उपलब्ध है, जो मुझे भयंकर तौर पे चकित करता है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी शोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उसके लिए एज एन इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे लोग कर रहे होंगे शायद, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल कंसर्टेड एफर्ट के तरीके से ये चीज़ नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र पे एक अलग से एक विभाग होने को बिल्कुल है। कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, कम से कम BHU में अगर नहीं हो रहा हो तो फिर कहाँ हो रहा हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हम भोपाल में बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है हमारा। यहाँ पे RGPV हमारे पूरे मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी काफ़ी एलाबोरेट यूनिवर्सिटी है, साइंस का डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे। ये कंसर्टेड एक एफर्ट से इस चीज़ की शुरुआत तो यहाँ भी की जा सकती है। बात आपकी सही है। इसके लिए फिर वैसे आपको जो शिक्षक हैं वो भी चाहिए, आपको ढूंढे जाएं क्या? क्योंकि नानाजी देशमुख पुस्तकालय के संरक्षण में ये सारे शिक्षक ढूंढे जा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और आप अगर ज़रा सा
इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो मैं आपको असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ तन मन धन से, शिक्षक ढूंढ ढांड करके। जो बोले सो कुंडा खोले। हाँ कुंडा। तो होरा शास्त्र में तीसरा एक है सामुद्रिका। मुद्रिका क्या पहनेंगे आप, क्या पत्थर पहनेंगे, कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, कौन सा मेटल पहनना है, किस उंगली में पहनना है, पैर में क्या पहनना है, कमर में क्या पहनना है, कान में क्या पहनना है, नाक में क्या पहनना है। इसके साथ साथ चौथा सर्वशास्त्र, इसके अलावा मिसलेनियस और जो कुछ भी है उसको हम पढ़ें। ये सब कुछ क्यों संभव हो पा रहा है? ये सब कुछ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास शून्य है, हमारे पास 1 से 9 की संख्या है, हमारे पास डेसिमल सिस्टम है। और ये सब हमारे पास क्यों है? इसलिए है क्योंकि ज्योतिष हमें इन चीज़ों को देने के लिए बाध्य कर रहा है। तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो कौन सी चीज आकाश में दिख रही है, कल दिख रही थी, पिछले साल तक दिख रही थी, अचानक से नहीं दिख रही। हर महीने आपको ये, आपकी दृष्टि में भेद हर महीने हो रहा है, हर रोज हो रहा है। रोज सुबह हो रही है, फिर दोपहर हो जा रही है, फिर शाम हो जा रही है, फिर अंधेरा हो जा रहा है। रोज सूरज आपको डूबते नज़र आता है, उगते नज़र आता है। चंद्रमा आपको बिल्कुल नहीं से बढ़ना शुरू होता है, पूर्णिमा पर पहुंचता है, और फिर पूर्णिमा से घटना शुरू होता है और वो अमावस्या पे पहुंचता है। ये रोज़ के पहर से बदलते हफ्ते, हफ्ते से बदलते 15 दिन, और 15 दिन से बदलते बेसिकली एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अगर आप देखें तो आपका एक तरीके से पूरा महीना निकल जाता है। और ऐसे 24 अंतराल देखें तो वो बेसिकली 12 महीने में बदल जा रहा है। और यहीं पे 12 राशियों का कॉन्सेप्चुलाइजेशन है। तो अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट पे आऊँ। अब ज्योतिष के विषय पे अगर आते हैं तो ज्योतिष के विषय पे एक चर्चा तो ये हो सकती है कि ज्योतिष से हम अपनी फलित ज्योतिष को कैसे पहचाने। फलित ज्योतिष मतलब आपके यहाँ पे कोई आकर के बोले भाई साहब मुझे टिकट मिल जाना चाहिए, कब मिल जाएगा टिकट? ये प्रश्न का उत्तर जो है सिद्धांत नहीं देगा। इस प्रश्न का उत्तर मेदिनी ज्योतिष नहीं देगी। इस प्रश्न का उत्तर दृग गणित नहीं देगा। इस प्रश्न का उत्तर फलित ज्योतिष देगा। तो एक प्रश्न तो ये होगा कि भाई फलित ज्योतिष के ऊपर चर्चा हो, एक चर्चा सिद्धांत के ऊपर हो सकता है। लेकिन मैं, क्योंकि फलित ज्योतिष के ऊपर ज़्यादा चर्चाएं होती रही हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा इस आशा में कि सिद्धांत के ऊपर भी कभी चर्चा शायद हो पाएगी। तो फलित ज्योतिष को देखने के लिए बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने फलित ज्योतिष के विचार को शायद जिनके मन में आया होगा, जिन्होंने इसको इलाबोरेट किया होगा। हालांकि एक नाम आता है हमारे साहित्यों में, लगाध नाम के एक हमारे ऋषि रहे, जिनके हाथ से ज्योतिष शास्त्र को हम पहली बार देख रहे हैं। और वेस्टर्न साइंस में या वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे, उनमें डेट्स को लेकर के 700 वर्ष का गैप है। कुछ सेक्शंस हैं वेस्टर्न थिंकर्स के जिनका कहना है कि लगाध का की जो भाषा शैली है वो एपिक भाषा शैली है, रामायण महाभारत वाली भाषा शैली है, तो वो 7th-8th सेंचुरी BC। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है वो वैदिक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसकी टाइमिंग जो होगी वो 13th-14th सेंचुरी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि लगाध नाम के कोई व्यक्ति अगर रहे होंगे तो उन्होंने उस आइडिया को प्रोपाउंड नहीं किया होगा, पीछे से आ रहे आइडियाज़ को एक तरीके से समेटने की कोशिश उन्होंने की होगी, जो कि हमें आज हम उसको देख सकते हैं। वो समेटा उन्होंने, तभी उसके बाद जो है आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और पराशर और इस तरीके के लोगों ने, सारे के सारे ऋषियों ने इसके ऊपर चर्चा करी, जो आज हमको शास्त्र के तौर पर उपलब्ध है। आज के साइंस को अगर हम देखते हैं तो आज का साइंस हमें क्या बताता है कि ये जो पूरी की पूरी गैलेक्सी है, पूरा जो सोलर सिस्टम है, वो एक शेप में है और
शायद गैलेक्सी का शेप आपको ध्यान में होगा कि जैसे ये सेंटर है, यहाँ से एक ऐसे एक बना, यहाँ से फिर उसके एक इस तरफ और फिर एक इस तरफ, इस तरीके से एक पैराबोला है। एक यूनिक सा शेप है जिसका अलग से हम कोई शायद नाम नहीं है हमारे पास। हर दो शेप्स में वो बेसिकली शेप क्या है, वो गैसेस हैं या डस्ट है, स्ट्रेंज सा डस्ट है, और बिलियंस ऑफ स्टार्स, दो शेप के बीच में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उसके सेंटर पे सूरज है। तीसरे या चौथे सर्कल में कहीं पे बीच में अर्थ है, हमारा सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम पे जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन की जगह कोई और पोजीशन अगर होता तो हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज हमारे यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह है कि वो पोजीशनिंग, सूरज और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में अगर चेंज आ गया होता तो शायद ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब हम धरती से ऊपर देखते हैं ऐसे, तो हमारी दृष्टि इनफाइनाइट है, लेकिन क्या हम अपने आप को धरती से ऊपर उठाकर धरती को देख सकते हैं जिस पे हम खुद हैं? अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं। यानी आप अपने मेंटल फीलिंग्स के माध्यम से अपने आप को अपने आप से ऊपर उठाकर अपने आप को धरती के रेफरेंस में देखना, फिर अपने आप को धरती को, अपने आप को और धरती को अपने सूरज के रेफरेंस में देख पाना, फिर इन तीनों को ओवरऑल सोलर सिस्टम के रेफरेंस में देख पाना आज संभव हो पा रहा है यूजिंग टेलीस्कोप्स। हबल टेलीस्कोप के माध्यम से तो आज हम बहुत दूर तक देख पा रहे हैं, और जब हम उसको देख रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ हमारे पास 5 डिग्री का एक स्पेक्ट्रम है। हम कुछ भी देख लें, ये 5 डिग्री के बियॉन्ड हम नहीं देख सकते। और ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम मैंने जो बताया, सोलर सिस्टम जहाँ पे गैलेक्सी में पड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा व्यू शेप जो है वो सिर्फ 5 डिग्री का है। बाकी का अभी हमें 355 डिग्री पता नहीं है, ये है। तो अगर ये मान लीजिए 360 डिग्री में ये सब कुछ है, तो हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ ये देख सकते हैं। हबल्स टेलीस्कोप के माध्यम से ये हमें पता चला। ऋग्वेद के समय पे ये कैसे पता चला होगा? क्योंकि अगर ये नहीं पता होता कि आप लिमिटेड हैं अपने विजन में, अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का ज्ञान नहीं होता, तो आप स्पीड और पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप स्पीड और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि धरती बीच में है कि सूरज बीच में है, असल में मूव कौन करता है। अगर आप ये मूवमेंट को असेस नहीं कर सकते हैं, तो आप ये असेस नहीं कर सकते हैं कि स्टार्स के ग्रुप्स कहाँ हैं, कितने हैं। अगर आप स्टार्स के ग्रुप्स को असेस नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने प्लैनेटरी मूवमेंट के रेफरेंस पॉइंट का असेसमेंट नहीं कर सकते। और अगर आप रेफरेंस पॉइंट का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, तो साहब आप पंचांग नहीं बना सकते। और अगर आप पंचांग नहीं बना सकते हैं, तो आप अपने व्रत त्योहार प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और व्रत त्योहार बेसिकली क्या है? हेवनली बॉडीज का इंटरसेक्टिंग पोजिशंस, इट्स नथिंग एल्स। सेलिब्रेशन सिर्फ उस साइंटिफिक थॉट के प्रूफ होने के, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने के प्रोसेस का सेलिब्रेशन है, जिसको आज हम होली, दिवाली इत्यादि इत्यादि के नाम से मनाते हैं। तो इस
ज्योतिष सिस्टम में बेसिकली इस ज्योतिष सिस्टम से हमें ये पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, चाहे क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी हो, चाहे क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी हो, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च, डिबेट, डिस्कशंस हो सकते थे अगर ज्योतिष के सैद्धांतिक ज्ञान को हम कहीं पीछे छोड़ ना आए होते। तो ये एक पॉइंट है जो कि मैं जिसके माध्यम से ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हमारा, और जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही इस बुक से कोट किया था कि मिडिवल टाइम्स के लोगों ने इंटरप्रिटेशन में एरर उठाया है अपने प्राचीन शास्त्रों को समझने में, और उस इंटरप्रिटेशन की गलती की वजह से आज ये खामियाजा देखना पड़ रहा है कि हम अपने ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, ये सब तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो कि आम लोगों को थोड़ा सा मज़ा आ सकता है वो है ज्योतिष। कम से कम ज्योतिष समझना हर एक आदमी को आना चाहिए। बेसिकली फलित ज्योतिष, आप बहुत सारी गलतियां होने से पहले आप उसको अवॉइड कर दे सकते हैं, मात्र आप अपने कुंडली को अगर देख लें तो। और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अभी तो मेरा अध्ययन जारी है, फलित ज्योतिष में चल भी रहा है, एंट्री हो रही है। हमारे ज्योतिष सिस्टम का बेसिक ये है, 9 ग्रह हैं, 7 जिसमें से आपके प्लैनेटरी ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु। तो इस 7 ग्रहों को 12 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो सर यहाँ हल्का सा समझ लेते हैं। ग्रह मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा को ग्रह कह रहे हैं हमारी ज्योतिष में, क्योंकि हमने चंद्रमा को सेंटर पॉइंट माना हुआ है, रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है फलित ज्योतिष के कैलकुलेशंस के लिए। रेफरेंस पॉइंट आप क्योंकि धरती पर खुद हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि एक ही डायमेंशन को उसी डायमेंशन से आप रेफर नहीं कर सकते। इसका रेफर नहीं कर सकते मतलब सड़क पे अगर हम चलते हैं तो कोई एक तेज चलने वाली चीज़ हमें तेज लगती है क्योंकि हम एक कम तेज चलने वाली चीज़ में बैठे हुए हैं, तो हमें रेफरेंस एक की तुलना में दूसरा तेज या धीरे है। लेकिन जैसे ही हम सूरज, चंद्रमा और धरती की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम धरती पे ही हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट या तो सूरज हो सकता है या चंद्रमा हो सकता है। हमारे ज्योतिष में हमारा रेफरेंस पॉइंट चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा को ग्रह माना जा रहा है। तो ये 5 हो गए, प्लस आपके शनि भी तो 6 गिन दिए थे ना हमने। हाँ। मंगल, शुक्र, हाँ, बुध, बृहस्पति और शनि और चंद्रमा बस 6। राहु और 7वां ग्रह जो है ना सूर्य है। सूर्य तो है ही, एग्जैक्टली। तो सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह ना होते हुए भी ग्रह माने जा रहे हैं। बाकी ये जो हमने गिने 5 और राहु और केतु, ये टोटल हो गए आपके कितने? 9। तो छाया ग्रह दोनों। एग्जैक्टली। अब क्या हो रहा है, इन 7 ग्रहों को 12, इन 7 ग्रहों में 12 राशियों को बांटना। अब 7 ग्रहों में 12 राशि कैसे बटेंगे? अब यहाँ देखिए, डिवीजन कॉन्सेप्ट के बगैर आप ये कैटेगराइजेशन करेंगे कैसे? तो ऐसे हो रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। तो सूर्य के पास जो है लियो राशि है, सिंह, और चंद्रमा के पास कर्क राशि, कैंसर। बाकी जो बचे हैं आपके राहु केतु को छोड़ दें अगर, 10 राशियाँ, और बाकी ग्रह बचे 5। हर एक को 2-2 राशियों का स्वामित्व। तो यानी मंगल को आपको एरीज
और 1 नंबर और 8 नंबर, यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो, ये 2 राशियां जो हैं वो मंगल के पास है। इसी तरीके से शुक्र के पास 2 राशियां हैं, तो आपने कुंडली में देखा होगा नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। और तो ये जो नंबर है ये बेसिकली राशियों को डिनोट कर रहे हैं। तो हम मंगल के पास 2 राशि, बुध के पास में 2 राशि, नो वीनस को क्या, शुक्र के पास भी 2 राशि, इसी तरीके से शनि के पास 2 राशि। तो 1 और 8 नंबर मंगल का है, 2 और 7 नंबर जो है आपके शुक्र का है, 3 और 6 नंबर बुध का है, 9 और 12 नंबर बृहस्पति का है, 10 और 11 नंबर शनि का है। तो इस तरीके से जो है ग्रह को, राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ये छाया ग्रह इसलिए कहा कहलाते हैं कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके कारकत्व को बढ़ा देते हैं। तो मंगल के साथ बैठेंगे तो राहु मंगल के जैसे हो जाएंगे, बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे तो बृहस्पति के जैसे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आप जब अपनी कुंडली देखें तो उसको, अपनी ही कुंडली को कैसे समझने की शुरुआत कर दें। तो आप जब अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको एक ऐसे स्क्वायर नज़र आएगा और उसके बाद उसमें उल्टे तरीके से एक और स्क्वायर नज़र आएगा, और ऊपर जो पहला, इस तरीके से आप देखेंगे गिनेंगे तो आपके 12 खाने उसमें बन जाएंगे। पहला जो ऊपर का खाना होता है सबसे पहला, वो लग्न कहलाता है। वहाँ पे वो नंबर आएगा जिसकी राशि होगी उस नक्षत्र में जो सबसे करीब होगा धरती के पूर्वी हिस्से में, जब जातक का जन्म हुआ है। मैं इसको उल्टे तरीके से कहता हूँ, अगर मेरा जन्म किसी एक पर्टिकुलर समय पर हुआ है तो पंचांग देखकर उस वक्त ये देखा जाएगा कि इस समय इस लोकेशन पर किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है जो कि सबसे करीब है, वो आपका लग्न बन जाएगा। क्या भाई गोचर किसका है? वो लग्न बन जाएगा। लग्न के हिसाब से तो आप देखेंगे कि उसमें कोई एक नंबर लिखा होगा। तो कोई, जैसे ही आपको लग्न का नंबर पता चला, आपको पता चला कि अभी जो है मंगल आपके सबसे करीब हैं लग्न के समय, और हमें पता है कि मंगल का जो नंबर है वो 1 भी है और 8 भी है। यानी कि जब हम मेष राशि में अगर मंगल है तो आपका लग्न मेष हो जाएगा। अगर वृश्चिक राशि में अगर मंगल है तो फिर आपका 8 नंबर, यानी कि आपकी लग्न की राशि वृश्चिक हो जाएगी। तो अगर मेष में है तो मेष का 1 नंबर है तो आपके लग्न के पार्ट में 1 लिखा जाएगा। अब जैसे ही आपने 1 लिख दिया, सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 तो दूसरा वाला 2 3 4 और आखिरी वाला 12। एक सिर्फ लग्न आइडेंटिफाई करना है, बाकी सारा का सारा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ 3 चीज़ें हैं। आप जब अपनी कुंडली को देखेंगे, आप जब उसके चार्ट को देखते हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले 12 भाव जो है उसको भाव कहते हैं। हर एक भाव का अपना अर्थ है। पहला भाव जिसमें पहला नंबर या दूसरा नंबर जहाँ पे लग्न आता है, वो भाव आपके आत्मा, मन, आपके शरीर का परिचायक है। तो अब पहले भाव में कौन सी राशि यानी कौन सा नंबर आ रहा है, वो राशि से पता चलेगा कि आपकी आत्मा की प्रवृत्ति क्या है, आपके मन की प्रवृत्ति क्या है, आपके शरीर की संरचना कैसी होगी आगे चलकर। जन्म मात्र से ये प्रेडिक्शन उसी से अकेले हो जाता है। आपका धन पक्ष कैसा है, तो आपके पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से आपको कैसा परिवार मिलेगा। बहुत धनाढ्य परिवार है, कंफर्टेबल परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, या ऐसा भी परिवार है जो आपको जन्म के वक्त त्याग दे, ये सब धन है। तो आपका
दूसरा भाव जो है वो धन के बारे में बताता है, तीसरा भाव जो है पराक्रम के बारे में बताता है। पराक्रम यानी कि शुरुआत में आपका पराक्रम आपके मोहल्ले में किसके माध्यम से होता है? भाई बहन के माध्यम से होता है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो भाई बहन के अलावा आपका पराक्रम सामाजिक मित्रों की वजह से बढ़ता है। चौथा भाव आपका सुख भाव कहलाता है, जहाँ से माता का भी विचार किया जाता है। पांचवा भाव आपके पूर्व जन्मों के आधार पर आपके प्रेम भाव को जताता है, संतान पक्ष को भी बताता है, आपके विजडम को भी बताता है। छठा पक्ष आपके ऋण रोग के बारे में बताता है। सातवां भाव जो है आपके शादी विवाह प्रेम इत्यादि के बारे में बताता है। आठवां भाव दुख भाव कहलाता है, जिसमें आयु का विचार होता है। नवां भाव ये फिक्स्ड है, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी ग्रह हो, ये भाव फिक्स्ड है। तो नवां भाव आपके भाग्य का भाव है, यहाँ से पिता का भी विचार किया जाता है। 10वां भाव आपका कर्म भाव है, यहाँ पे आपके कर्मठता कर्मशीलता आपके सामाजिक यश का पता चलता है, उसका विचार किया जाता है। 11वां भाव जो होता है वो आपके लाभ का भाव होता है। कर्म आपने किया है तो कर्म करने से के बाद आपके पास धन भी है, कर्म भी है, सब आपने इन्वेस्ट किया, लाभ कितना हुआ। वो लाभ सिर्फ कैश ओरिएंटेड नहीं है, वो लाभ बहुत कुछ अलग किस्म का हो सकता है। और 12वां भाव है जो आपका खर्च एक्सपेंडिचर, जिसमें जीवन के खर्च की भी बात होती है, मृत्यु का भी विचार। जीवन जब खर्च हो जाता है पूरी तरीके से तो क्या बचता है? शव बचता है बस। तो इसीलिए उसको, ये 12 भाव हैं, सबके लिए ये समान है। और आपके जन्म के समय पंचांग देखकर जब आपके नक्षत्र और आपकी राशि का पता चलता है तो लग्न से के बाद बाकी सारे ऑटोमेटिकली 12 के 12 भाव में फिट हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। भाव कौन है, भाव में राशि कौन सी है, यानी कि राशि का स्वामी कौन है, और उस राशि में ग्रह कौन सा गोचर कर रहा है। तो यानी कि 3 चीज़ों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन। और 3 चीज़ें क्या है? भूत भविष्य और वर्तमान। और यहाँ पे भी 3 रेफरेंस पॉइंट्स हैं, और इन 3 रेफरेंस पॉइंट्स के माध्यम से आप कितने धनी होंगे, आप कितने पराक्रमी होंगे, आपके शत्रु कितने होंगे, आप में सोच समझ कितनी होगी, आपका परिवार कैसा होगा, पत्नी कैसी होंगी, पति कैसे होंगे, पिता के साथ आपकी कैसी बन रही है, आप कर्मठ होंगे नहीं होंगे, बहुत कर्म करने के बाद भी कम फल मिल रहा है, बहुत कम कर्म करके भी बहुत सारा फल मिल रहा है, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, लेट तक जिएंगे। ये सारी चीज़ें फलित ज्योतिष में बताई जा रही हैं। लेकिन मेरा मानना है, मैं इसको कंक्लूड करते हुए आदरणीय ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि होरा शास्त्र को बनाया गया बच्चों को एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी सिखाने के। अच्छा, अगर होरा शास्त्र आप सिखाते हैं तो बच्चे को गणित में इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिष में दृष्टि की चर्चा हो रही है। कोई एक ग्रह किसी एक भाव में बैठा है, उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसकी 3री दृष्टि होती है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी 7वीं के साथ साथ 3री भी होती है, 8वीं भी होती है, 9वीं भी होती है, 10वीं भी होती है। शनि की 10वीं दृष्टि भी देखी जाती है। तो अब कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी कौन सी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उसका अर्थ क्या होगा, इसमें आनंद बहुत आता है। क्योंकि आपकी कुंडली लेकर के मैं बैठ जाऊं तो आदरणीय आप मेरे साथ 1.5 घंटा बैठ जाओगे, प्रश्न पूछते रहोगे, अरे यार अच्छा ये मेरा धन का भाव है, मेरे धन के भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, धन में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य तो बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत स्ट्रांग है तो क्या मैं बहुत धनवान होने वाला हूँ। और साथ में मान लीजिए शुक्र भी बैठे हुए, तो भाव धन का, उसमें राशि स्वामी सूर्य और उसमें ग्रह जो बैठे हुए हैं वो है शुक्र। तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन हो कि धन की मनोकामना मेरी इतनी होगी, और क्योंकि मेरा सूर्य मेरे धन भाव का स्वामी है तो मेरे पास ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जिसको पूर्ण करने के लिए मेरे पास
धन ना आए, क्योंकि सूर्य मदद करेंगे मुझे धन की प्राप्ति में। अब ऐसी चर्चा अगर आपके साथ होने लग जाए तो आपको रस आना शुरू हो जाएगा और आप फिर सीखने का मन करेगा आपका। आप ये भी पूछ सकते हो, अच्छा यार मेरा पराक्रम कैसा है, और पता चला आपके पराक्रम के भाव में मान लीजिए 3 नंबर है वहाँ पे बुध। बुध के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? शनि। तो क्या शनि बैठा हुआ है तो क्या आपका पराक्रम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा? मान लीजिए आपके कर्म के भाव में आपका नंबर वहाँ पे है, मान लीजिए 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि शनि, यानी कि कर्म के भाव में राशि स्वामी शनि और उसमें ग्रह जो बैठा हुआ है अकेले वो है राहु। अब आप क्या करेंगे? डरेंगे या क्या करेंगे? तो इस डर का व्यापारीकरण तो बहुत सारा है आज, लेकिन कायदे से अगर हम उसको देखें समझें तो आनंद आना शुरू हो जाएगा। हम उसको जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए, जनेऊ करने के बाद आश्रम में जब बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी आश्रमों में, और उनको जब वेदांग पढ़ाया जा रहा है, उसमें जब ज्योतिष पढ़ाई जा रही है, ज्योतिष में जब फलित ज्योतिष पढ़ाई जा रही है, तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है? उसका अर्थ ये निकल रहा है कि 7 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 360 डिग्री में ये सब एक साथ गोचर कर रहे हैं लगातार, और सबका आपको दशा देखना है, विंशोत्तरी दशा देखनी है। अब दशा में जन्म के वक्त कौन सी महादशा थी, उसके अंदर कौन सी अंतरदशा है, उसके अंतर और अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है। अब इन तीनों चीज़ों को इतने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना जब तक आएगा, बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये ग्रह है, ये ग्रह का रेफरेंस सूर्य और मंगल चंद्रमा के रेफरेंस में उसका मूवमेंट इतने डिग्री का है। यानी चंद्रमा को धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, सूरज के एक चक्कर लगाने में धरती को कितना टाइम लग रहा है, शनि को पूरा का पूरा सूरज का एक चक्कर लगाने में, यानी कि वो धरती की परिक्रमा उसकी पूरी करने में कितना टाइम लग रहा है। हर एक आदमी का जन्म स्थान अलग अलग है, पॉइंट अलग अलग है, तो उसके लिए शनि की परिक्रमा अलग हो जाएगी। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल इक्वेशंस को सिद्धांत के तौर पर समझने के लिए इंटरेस्ट पैदा करने का एक बड़ा ही चटपटा माध्यम जो था, वो आज हमारे पास बचा है। गनीमत है कि बचा है। इस चटपटे ज्ञान विज्ञान को फिर से अगर शुरू करें तो वापस से शायद बिना हबल स्पेस टेलीस्कोप के इस्तेमाल के बहुत सारा कैलकुलेशन आज भी वापस से रिवाइव किया जा सकता है, जो कि चाहे त्रिगणित के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, सिद्धांत के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, जिसको पैरेलली हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ कैलकुलेशंस के साथ, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इक्विपमेंट बेस्ड है, और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट इक्विपमेंट लेस है, वो सिर्फ थॉट बेस्ड है। लेकिन बावजूद इसके आर्यभट्ट क्लियरली कह रहे हैं कि सूरज आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, क्योंकि वो ज्योतिष को समझते हुए कह रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ज्योतिष की परंपरा में सूरज को सेंटर माना गया है, रेफरेंस पॉइंट मून को माना गया है। और इसी तरीके से मैं ये ड्राइव करना चाहता हूँ कि जिस वक्त, मतलब आप सोचिए एरिस्टोटल जब चर्चा कर रहे हैं, एरिस्टोटल बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर मूव करेगी तो उसके पीछे किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत है, तो एक कोई प्राइमरी मूवर है, वो जो प्राइमरी मूवर होगा वो गॉड है। न्यूटन इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे उपनिषद में अगर हम देख लें तो बेसिकली क्या चर्चा हो रही है कि ये सब कुछ चलायमान है। आप अचानक से, आपकी आत्मा, आप एक शरीर मात्र में जन्म ले रहे हैं,
आत्मा आपके साथ जागृत हो रही है, कुछ देर तक आप चलेंगे यात्रा में और फिर आप मूव कर जाएंगे। आत्मा विल बी बैक इनटू द यूनिवर्स। आज का साइंस बेसिकली डार्क मैटर के तौर पे या एनर्जी को, क्योंकि कभी वो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता है, वो कंजर्व्ड है, तो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, सिर्फ उसका वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो गया हुआ है, जो कि हमारे सुनने सेंसेस के आपके रेंज के बाहर हो चुका हुआ है। देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन वी आर केपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग इट ओनली इफ वी रिवाइव दिस नॉलेज ऑल ओवर अगेन। तो कंक्लूड अगर मैं करूँ तो हम सिर्फ आशा कर सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आशा कर सकते हैं कि सिद्धांत फलित ज्योतिष के आगे चले, सिद्धांत को भी उठाएं और पैरेलल आज के मॉडर्न साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट के साथ पैरेलल चलते हुए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि दुनिया में दो ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तीसरा कोई है ही नहीं, जिसमें से एक ही इस्तेमाल में आ रहा है, दूसरा इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल में आ रहा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स हमको एलोपैथिक मेडिसिन से लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन तक नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरा जो ओल्डेस्ट स्कूल है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल स्कूल्स है, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, उपनिषद्स को तो आज हम स्ट्रिंग थ्योरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स का लेटेस्ट पार्ट है, जिसके आगे साइंस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्वेश्चन वेस्टर्न साइंस के सामने ये है अब कि ये कॉन्शियसनेस मैटर में कैसे इमर्ज कर रहा है, और हमारा एंशियंट ज्योतिष के माध्यम से मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वैदिक सिस्टम है वो बेसिकली एक कॉन्शियस समाज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वेस्टर्न साइंस मैटर में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस इन्फ्यूज़ करने की चेष्टा कर रहा है, और वैदिक टाइम पीरियड ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के डायरेक्शन में उसकी आत्मा को ट्रेन करने की चेष्टा कर रही है। और मेरे ख्याल से ये कहीं ज़्यादा सार्थक, उत्कृष्ट विज्ञान परंपरा है जो कि मिसिंग है। फलित ज्योतिष के माध्यम से इसको वापस से रिवाइव किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल हुआ हो तो आई एम सॉरी। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरा ये सोचना था कि आपने ये सारा बताया। एक ऋग्वेद में एक नवग्रह सूक्त भी आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस समय भी नवग्रह के बारे में लोगों को मालूम है। अगर नवग्रह के बारे में पता नहीं होता, स्वर भानु की कल्पना असंभव थी। और दूसरी बात यानी ये है कि मैंने ये दोनों प्रश्न ही कह लिए कि अब्ज है, नील है, पद्म है, शंख है, ठीक है। तो ये गणना करने की जो ये थी, यानी इसका मतलब ये है कि बिलियन एंड ट्रिलियन से आगे चल कर के, बिलियन ट्रिलियन तो रिसेंट कंसेप्ट्स हैं, लेकिन नील, पद्म और शंख जो हैं ये तो बहुत पुराने कंसेप्ट्स हैं। बिल्कुल, आप उसको, जिसको आज हम इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं, और जैसे कि हमने इसमें चर्चा करने की कोशिश भी की कि मेजरमेंट, मेंसुरेशन और अलजेब्रा को फ्यूज़ जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के पास नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, उस रस्सी को गोल घुमा करके हमने सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को अगर हमने बना लिया तो पहला हमारे पास मेजरमेंट है कि भाई ये तो 2 मीटर का था, हमने इसको घुमा करके सर्कल बना लिया तो इसका सरकमफ्रेंस 2 मीटर का होगा। लेकिन जब तक अंक नहीं होंगे तब तक आप इस मेजरमेंट को अलजेब्रा से फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक ये फ्यूज़ नहीं होगा तब तक आप एक फार्मूला नहीं बना पाएंगे कि सर्कल कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर उसका रेडियस पता है और अगर आपको पाई पता है, यानी एक रेशियो पता है, तो सर्कल इनफाइनाइट भी हो जाए तो भी आप उसका सरकमफ्रेंस पता कर ले सकते हैं, आप उसका एरिया पता कर ले सकते हैं। उस सर्कल को आप स्क्वायर के तौर शेप में अगर यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे?
यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं पोजीशंस को और मेजर कर रहे हैं आप एक्सेलरेशन को, हेवनली बॉडीज़, प्लानिटरी बॉडीज़ या आपके अर्थ पे भी जो सिस्टम्स हैं, ये सब कुछ संभव नहीं है अगर आपके पास 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का अंक नहीं है। ये जब तक ये 0 से लेके 9 तक अंक नहीं है, करेक्ट क्रम में अगर ये जोड़े नहीं गए हैं, तब तक आप 2 डिजिट का नंबर नहीं बना सकते, इनफाइनाइट तो छोड़ दीजिए। और जब आपको मेजर करना है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, बल्कि लाइट ईयर्स अवे हेवनली बॉडीज, और वो लगातार मूव कर रही हैं, यहाँ बैठे बैठे हमें उनके मूवमेंट का पता करना है, उनकी स्पीड का पता करना है, हमारे यहाँ से वहाँ तक के डिस्टेंस का पता करना है। कैसे करेंगे? ये करने की ज़रूरत पड़ी, इच्छा शक्ति जगी, तभी जाकर भारत में 0 से लेकर 9 की संख्या की उत्पत्ति हो पाई, अन्यथा हो नहीं सकती थी। और ये चेष्टा जो है, इस चेष्टा को ही आज हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ज्योतिष के प्रश्न नहीं उठे होते, आपकी संख्या नहीं उठी होती। आपकी संख्या नहीं उठी होती तो अरब्स इसको उठाए नहीं होते। अरब्स उठाए नहीं होते तो वेस्ट ये पहुंचता नहीं। वेस्ट अगर पहुंचता नहीं, कोपरनिकस आकर चले गए होते, वो नहीं बता सकते थे अपनी थ्योरी को। केपलर, वेसल्स नहीं बता सकते थे अपनी थ्योरी को। गलीलियो बढ़ा नहीं सकते थे। न्यूटन प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका लिख नहीं सकते थे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे नहीं सकते थे। आज क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में जो समानांतर पैरेलल रेफरेंस है, आज उस रेफरेंसिंग को हम समझ ही नहीं सकते। आज हम इस पोजीशन पे पहुंच ही नहीं सकते थे कि अल्टीमेटली कोई भी मैटर बना किससे है, और आखिरी क्वेश्चन कि मैटर से कॉन्शियसनेस आया कैसे, ये आज का प्रश्न है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका कॉन्शियसनेस सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पे क्या ट्रेन किया जा सकता है, इसके प्रमाण हमें उपनिषद्स में मिल रहे हैं, और इसका मेथड हमें वेदांग में मिल रहा है, जिसको हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। बढ़िया।